प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम मनसबदारी प्रथा से जुड़ी जागीरदारी प्रथा के विषय में चर्चा करेंगे। यह वीडियो BA द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्रस्तुत किया जा रहा है। मुगलों की जागीरदारी प्रथा के प्रकार इस प्रकार से हैं। तनख्वाह जागीर जो वेतन के बदले दी जाती थी। मशरूत जागीर जब किसी पद प्राप्ति के कारण जागीर प्रदान की जाती थी। इनाम जागीर ऐसी जागीर जिसके लिए कोई अनुबंध नहीं होता था, इनाम जागीर कही जाती थी। वतन जागीर अकबर ने भारतीय शासकों और जमींदारों को मनसबदार नियुक्त करने की नीति अपनाई थी। उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र के जमा के बराबर मनसब वेतन मिलता था। इसके लिए आवश्यक था इस वर्ग के पास जितनी भूमि है उसकी आय का अनुमान लगाया जाए। यह जागीर वतन जागीर कहलाती थी। अल तमगा जागीर, जहांगीर ने अल तमगा जागीर नाम की नई जागीर व्यवस्था आरंभ की। इस प्रकार की जागीर की स्वीकृति फरमान पर बादशाह की मोहर लगाई जाती थी, जो सोने के पानी की होती थी। मनसबदार को मनसब के रूप में जो जागीर प्रदान की जाती थी वह मनसब जागीर के नाम से कहलाती थी। जागीरों का प्रबंधन। जागीरदारी प्रथा से किसानों के अधिकारों पर किसी प्रकार की आंच नहीं आती थी, न ही जमींदार इससे किसी प्रकार प्रभावित होता था। जागीर का पट्टा मिलने पर स्वयं जागीरदार का उत्तरदायित्व था कि वह अपनी जागीर से राजस्व एकत्रित करने का प्रबंध करे। बड़े बड़े जागीरदार इस कार्य के लिए आमिल, अमीन, कानून आदि रखते थे और उन्हीं के द्वारा अपनी जागीर से राजस्व एकत्रित करवा लिया करते थे। इजारेदारी। छोटे छोटे जागीरदारों के जागीर के प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रकार के कर्मचारी नियुक्त करना कठिन था, इसलिए वे अपनी जागीर इजारे पर देते थे और इजारेदारों से एक निश्चित धनराशि लेते थे। जब जागीरदार की नियुक्ति ऐसे स्थान पर हो जाती थी जो उनकी जागीर से दूर होता था, तब जागीर की समुचित व्यवस्था करना संभव नहीं होता था, तब भी जागीर इजारे पर दी जाती थी। पाए बाकी। जब कभी एक जागीरदार का निधन हो जाता था अथवा उसकी जागीर की बदली होती थी तो जागीर को तब तक के लिए पुरानी जागीर के दीवान के अधिकार में पाए बाकी के रूप में रख दिया जाता था, जब तक कि वह दूसरे जागीरदार को न दे दी जाती। जागीरदारों पर नियंत्रण के लिए कई व्यवस्थाएं थी, जैसे जागीरदारों का स्थानांतरण। अकबर के प्रारंभिक वर्षों में जागीरदार स्वयं को जागीर का स्थायी स्वामी समझ बैठे थे। अकबर ने उनकी शक्ति को कम करने के लिए जागीरदारों को एक जागीर से दूसरी जागीर में स्थानांतरित करने की नीति बनाई, किंतु जागीर के बदलने के कारण जमा की राशि में कमी अधिकता आ जाती थी, इसलिए उसने जागीर से राजस्व वसूल करने का काम सरकारी कर्मचारियों के हाथों में सौंप दिया। 1581-82 पुनः नकद वेतन देने की प्रथा भी चलाई, पर उसका अत्यधिक विरोध हुआ, अतः जागीर व्यवस्था पुनः लागू कर दिया गया। लेकिन अब जागीरदार सतर्क हो गए। जागीरदारों पर अंकुश करने के लिए बादशाह कानूनगो, चौधरी तथा प्रशासन के दूसरे सहयोगी लगान संबंधी नियमों को लागू करते थे और फौजदार जागीर में शांति व्यवस्था का कार्य करते थे। बादशाह से जागीर की दुर्व्यवस्था के संबंध में शिकायत की जा सकती थी और ऐसी स्थिति में जागीरदार को दंडित भी किया जा सकता था। इस प्रकार मुगल काल में जागीरदार का अपनी जागीर पर पूर्ण अधिकार नहीं होता था, बादशाह का ही उस पर नियंत्रण रहता था। जागीरदार अपनी उन्नति तथा आर्थिक अस्तित्व के लिए बादशाह पर निर्भर रहते थे। बादशाह अधिकतर अपने संबंधी या उच्च कुल के लोगों को जागीर देते थे, परंतु नीचे के वंश वाले लोगों को जागीर देने पर प्रतिबंध नहीं था। इसलिए जागीरदार को भय लगा रहता था कि बादशाह ने उनके समक्ष किसी नीचे वंश के वाले को जागीरदार बना दिया तो उनके लिए अपमानजनक होगा। औरंगजेब के समय जागीर प्रथा में नया संकट आ गया। उस समय तक इतनी जागीरें दे दी गई कि राज्य में जागीर देने के लिए भूमि शेष नहीं बची। जागीर मिलने में इतनी देर हो जाया करती थी कि कहा जाने लगा कि मनसब मिलने तथा उनसे संबंधित जागीर प्राप्त करने में एक नौजवान के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जागीर का तबादला होना तो और भी दुखदायी था। जागीरदार यह नहीं जानते थे कि एक बार जागीर हाथ से निकल जाने पर दूसरी जगह जागीर प्राप्त करने में सफलता मिलेगी या नहीं, अतः वे भयभीत रहते थे। मदद-ए-माश। इस्लामिक प्रथा के अनुसार मुगल शासक भी धार्मिक लोगों, विद्वानों, शेखों, सैयदों आदि को करमुक्त भूमि का अनुदान देते थे। इसे मदद-ए-माश कहा जाता था। अबुल फजल के अनुसार 4 वर्गों के लोगों को मदद-ए-माश भूमि के अनुदान योग्य माना गया। पहला वर्ग उन लोगों का था जिन्होंने दुनियादारी का परित्याग कर सत्य की खोज में स्वयं को खपा दिया हो। दूसरा वर्ग धार्मिक संतों का था। तीसरे वर्ग में वे लोग आते थे जो किसी कारणवश शारीरिक अथवा भौतिक जीविका चलाने में असमर्थ थे। चौथे वर्ग में वे लोग थे जो कुलीन वंश के थे, परंतु किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करना अपनी मर्यादा के विरुद्ध समझते थे।
मदद माश के प्राप्तकर्ताओं का अधिकार था कि वो अपनी भूमि किसानों को ठेके पर दे दें, बेच दें अथवा दान में दे दें। मदद माश की संस्था को मुगल कालीन सामाजिक एवं कृषि व्यवस्था महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। व्यक्तियों के साथ साथ संस्थाओं को भी इस प्रकार का अनुदान दिया जाता था। अनुदान देने तथा उनके पुनर्ग्रहण करने के समस्त अधिकार बादशाह में निहित थे। भू स्वामित्व का अधिकार वंशों को दिया जाता था, परंतु उत्तराधिकारियों को आवधिक सत्यापन कराना आवश्यक था। ऐसे अनुदान अधिकतर भू राजस्व तथा अन्य करों से मुक्त रहते थे, किंतु ऐसी भूमि पर कर निर्धारण की संभावना पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया जा सकता। शाहजहां ने 1648-49 ईस्वी में बेगम बिरलास के अनुदान पर कर लगाया था। इसी प्रकार शाहजहां के ही काल में भूसरा तथा अहमदपुरा गांवों की अयम्मा भूमि पर भी कर का निर्धारण कर दिया गया। अकबर, जहांगीर, शाहजहां के समय में मदद ये माश जैसे अनुदान को बेचने व हस्तांतरण का अधिकार प्राप्तकर्ता को था या नहीं, यह निश्चित नहीं रूप से नहीं कहा जा सकता, परंतु औरंगजेब और उसके अधिकारियों के समय में यह प्रथा मौजूद थी। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।